हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी भाषा के मौलिक घटक। मौलिक घटक क्या होते हैं? जिस प्रकार मानवीय भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश की अपनी ग्रामर, अपनी व्याकरण होती है और इस ग्रामर और व्याकरण में अपने कुछ नियम्स होते हैं, जिन नियमों के अनुसार हम उन नियमों को क्रमवाइज व्यवस्थित कर किसी वाक्य या सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ऐसे वाक्य जिसका अपना कोई अर्थ पूर्ण होता हो, ठीक उसी प्रकार सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने कुछ मौलिक घटक से नियम्स होते हैं और उन मौलिक घटकों के अनुसार कैरेक्टर सेट को व्यवस्थित करते हुए हम किसी स्टेटमेंट, एक ऐसे स्टेटमेंट का निर्माण करते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, अपना कोई अर्थ होता है या किसी कार्य को वो पूर्ण करने में अपना योगदान देते हैं। तो आइए चलते हैं सी फंडामेंटल्स यानी सी भाषा के मौलिक घटक क्या होते हैं। एक सी प्रोग्राम अनेकों सी स्टेटमेंटों का एक समूह होता है और एक सी स्टेटमेंट अनेक मौलिक घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कैरेक्टर सेट आदि। वे मौलिक घटक जिन्हें स्टेटमेंट की भांति विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम टोकन कहते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है कि टोकन क्या है। तो टोकन्स वे मौलिक घटक जिन्हें स्टेटमेंट की भांति हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, या कहें कि सबसे छोटी यूनिट्स को हम टोकन कहते हैं। सी भाषा में निम्नलिखित टोकन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट सेम ऐसे ही जैसे मानवीय भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है और उस वर्णमाला में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। उन सिंबलों की सहायता से ही हम शब्दों का या वर्डों का निर्माण करते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषाओं में सी भाषा का भी अपना एक ऐसा ही एक कैरेक्टर सेट है। और कैरेक्टर सेट क्या होता है कि सी कंपाइलर द्वारा पहचाने जाने वाले सभी कैरेक्टर सी भाषा के कैरेक्टर सेट की श्रेणी में आते हैं। कंपाइलर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सी एक उच्च स्तरीय भाषा है और उच्च स्तरीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका सोर्स कोड अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है और सभी उच्च स्तरीय भाषाओं के साथ में अपना एक भाषा ट्रांसलेटर होता है। तो सी भाषा के पास में जो भाषा ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम होता है कि हमारे द्वारा लिखे गए जो भी निर्देश हैं, उन निर्देशों को लिखने के लिए जो कैरेक्टर सेट का हम यूज करते हैं, उन सबको पहचानने वाला भी कौन होता है? कंपाइलर होता है। तो सी कंपाइलर द्वारा पहचाने जाने वाले सभी कैरेक्टर सी भाषा के कैरेक्टर सेट की श्रेणी में आते हैं। सी कंपाइलर अपर केस अल्फ़ाबेट यानी बड़ी ABCD A से लेकर Z तक, निम्न केस यानी छोटी ABCD A से Z तक, डेसिमल अंक 0 से 9 जिससे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण किया जाता है। कुछ विशेष सिंबल यानी चिन्हों के समूह को पहचानता है और ये सभी सामूहिक रूप से मिलकर एक सी भाषा के कैरेक्टर सेट का निर्माण करते हैं। जैसे नंबर 1 अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट यानी अपर केस अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक, ये सभी अपर केस हैं। नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स A से Z तक, A to Z, डिजिट्स यानी अंक 0 से 9, विशेष चिन्ह यानी स्पेशल सिंबल्स जिसमें @ हैज, डॉलर, % सिंबल्स
प्लस माइनस मल्टी डिवाइड, जो भी क्वेश्चन मार्क्स, ये सभी वो सिंबल्स हैं जिनकी सहायता से हम सी भाषा की कोडिंग में हम इनका यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, करैक्टर सेट है, जो सी भाषा का करैक्टर सेट बनता है। नेक्स्ट वेरिएबल, वेरिएबल भी सी भाषा के फंडामेंटल्स यानी एलिमेंट्स में से एक है। वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशंस, या वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी की वह स्थिति है जिसमें कोई मान यानी वैल्यू या डाटा संग्रहित रहता है और जिसे प्रोग्राम में एक निश्चित नाम द्वारा पहचाना जाता है। इसके वैल्यू को अनेक बार बदला और पुनः प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक वेरिएबल में एक विशिष्ट आइडेंटिफायर होता है, उसका नाम और उसका डाटा टाइप होता है, जो उसमें रखे गए डाटा के प्रकार का वर्णन करता है। यानी वेरिएबल्स कंप्यूटर मेमोरी, यानी जहां हम किसी प्रोग्राम में यूज होने वाले किसी डाटा का जो वैल्यू है, जिस स्थान पर हम उसको स्टोर करते हैं, वह स्थान यानी वह नाम ही वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या है, यानी ये कंपाइलर को पहले से हमें बताना होता है कि हम प्रोग्राम में किस प्रकार की जो डाटा है उसे यूज करना चाह रहे हैं। हम न्यूमेरिकल यूज कर रहे हैं या अल्फ़ाबेटिकल यूज कर रहे हैं, तो वो पहले से हमें उसे बताना पड़ता है। तो वो सबसे पहले क्या आएगा, डाटा टाइप आएगा। वेरिएबल्स का नाम, वेरिएबल्स का नाम प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से उसको डिक्लेयर करता है। जैसे इंट सम, तो इंट क्या है, ये डाटा टाइप है जो इंटीजर डाटा टाइप को दर्शाता है, यानी पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है। कंपाइलर को बताता है कि हम पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग करने वाले हैं। सम यानी टोटल्स, ये वेरिएबल्स का नाम है। और सेमीकोलंस, सेमीकोलंस ये दर्शाता है कि यहाँ पर कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जैसे हम मानवीय भाषाओं में हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग भाषा यानी सी में किसी स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए वहाँ पर हम सेमीकोलंस का प्रयोग करते हैं, जो कंपाइलर को ये बताता है कि ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट की बात करें तो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर शब्द की उत्पत्ति आइडेंटिफाई से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहचानना। अर्थात आइडेंटिफायर का अर्थ होता है पहचानने वाला। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक नाम होता है, ठीक उसी प्रकार सी प्रोग्राम के विभिन्न तत्वों यानी एलिमेंट्स, जैसे वेरिएबल हो, फंक्शन हो, एरे हो, को भी एक नाम दिया जाता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। जैसे इंट डाटा टाइप है, ए बी सी ये वेरिएबल है, यानी हम यहाँ पर वेरिएबल जैसे पहले बोला था कि ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल्स के नाम क्या रखे, क्या डिक्लेयर करेगा। तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी रखना चाहे वो रख सकता है, नंबर 1 नंबर 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है। आइडेंटिफायर्स यानी प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शन, वेरिएबल या एरे के नाम कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, तो ये आइडेंटिफायर्स के अनुसार ही रखे जाते हैं। और आइडेंटिफायर के वेरिएबल या फंक्शन के नाम डिक्लेयर करने के अपने कुछ नियम्स होते हैं, और ये नियम्स निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला नियम होता है केवल अक्षर, अंक और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z कैपिटल स्मॉल डिजिट्स 0 से 9 और अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम किसी भी एरे, फंक्शन या वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए हम वहाँ पर अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो। 0 से 9 तक के डिजिट यूज कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स में केवल ओनली हम अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अतिरिक्त किसी और स्पेशल सिंबल का हम यूज नहीं कर सकते। यदि हम उसका यूज करेंगे तो वो एरर आएगा। नेक्स्ट है
पहला अक्षर डिजिट नहीं होना चाहिए। यानी आइडेंटिफायर का नियम कहता है कि वेरिएबल या फंक्शन या एरे का नाम डिक्लेयर करने के लिए हमें शुरुआत अल्फ़ाबेट से करनी है, ना कि डिजिट से करनी है। डिजिट से हम यदि इनका नाम डिक्लेयर करते हैं तो वो रॉन्ग होगा, यानी एरर होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि हमें कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स को अलग अलग आइडेंटिफायर में उसको मानता है। जैसे एज, अब एज यहाँ पर हमने दिखाया है कि कैपिटल ए, एज में कैपिटल ए है और यहाँ पर स्मॉल ए, यानी हम तो इन्हें दोनों ए ही पढ़ेंगे, एज ही पढ़ेंगे, लेकिन आइडेंटिफायर इन दोनों को अलग अलग मानता है। तो ये केस सेंसिटिव है। सी भाषा के कीवर्ड का प्रयोग हम या सी के रिजर्व वर्ड जैसे इंट, फ्लोट, रिटर्न को आइडेंटिफायर नाम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी सी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो 32 कीवर्ड हैं उनको हम एक आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेंथ की सीमा। लेंथ की सीमा यानी आइडेंटिफायर की लंबाई कंपाइलर पर डिपेंड करती है, लेकिन आमतौर पर 31 कैरेक्टर्स तक सुरक्षित मानी जाती है। यानी हम 31 लेटर तक का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे फंक्शन का हो, एरे का हो या वेरिएबल का हो। 31 तक ही हम यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं। जैसे कि हमने सबसे पहले कहा था, केवल स्पेशल कैरेक्टर्स ओनली अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से किसी का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते किसी आइडेंटिफायर या किसी वेरिएबल, एरे या फंक्शन का नाम डिक्लेयर करने के लिए। मीनिंगफुल नाम देना बेहतर होगा। यानी हम किसी वेरिएबल, फंक्शन या एरे का नाम इस प्रकार से रखें कि उसका पूरा अर्थ आता हो, मीनिंगफुल हो। जैसे मार्क्स, टोटल, सम, ये हमें दर्शाते हैं कि ये किस काम के लिए इनका यूज किया जा रहा है। तो हमें प्रोग्रामर को ये समझ में आना चाहिए कि हम किस वेरिएबल का यूज किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो हम नाम डिक्लेयर कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उनका अर्थपूर्ण आना चाहिए। नेक्स्ट कीवर्ड अथवा रिजर्व वर्ड। सी भाषा का अपना शब्दकोश भी होता है जिसमें पूर्व परिभाषित कुछ आरक्षित शब्द अर्थात रिजर्व शब्द सुरक्षित होते हैं जो सी भाषा के लिए विशेष अर्थ रखते हैं। प्रोग्रामर स्तर पर इन्हें अन्य तत्व एंटिटीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। एंटिटीज मतलब यानी हम उन्हें किसी वेरिएबल, फंक्शन या एरे के नाम डिक्लेयर करने के लिए हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। सी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड की जो संख्या है वो 32 है। नेक्स्ट आता है डाटा टाइप। डाटा टाइप से पहले डाटा क्या है? डाटा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वैसे जो जानकारी होती है वही डाटा कहलाती है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो। तो उस डाटा टाइप को हम प्रोग्रामिंग भाषा में हम अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल डाटा टाइप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में डाटा टाइप का उपयोग यह निर्देशित करने के लिए किया जाता है कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार का मान संग्रहित किया जाएगा। सी भाषा में मुख्य रूप से डाटा 3 प्रकार के होते हैं, यानी कंपाइलर को पहले से हमें ये बताना होता है कि हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो किस प्रकार की होगी, वो अल्फ़ाबेटिकल होगी या न्यूमेरिकल होगी। तो ये हमें पहले से ही डिक्लेयर करना होता है। यही डाटा टाइप का मुख्य उद्देश्य भी है। डाटा टाइप की बात करें तो सी भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के डाटा टाइप हैं। नंबर 1 है प्रिमिटिव या प्राथमिक डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप प्रोग्रामिंग भाषाओं में उपलब्ध सबसे बुनियादी डाटा टाइप है, यानी सबसे या इसे हम कह सकते हैं
कि बुनियादी डाटा टाइप क्या है। तो बुनियादी डाटा टाइप भी ये प्रिमिटिव या प्राथमिक डाटा टाइप है, उसे ही हम बुनियादी डाटा टाइप कहते हैं। ये डाटा टाइप्स प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा ही अंतर्निहित यानी बिल्ट इन अर्थात समर्थित होते हैं। सी में मुख्य प्रिमिटिव डाटा टाइप्स निम्नलिखित हैं, और यदि प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करें तो उसके भी प्रकार हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला डाटा टाइप है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या है? कैरेक्टर डाटा टाइप प्रोग्रामिंग में एक ऐसा डाटा प्रकार है जिसका उपयोग एक अक्षर, संख्या या विशेष चिन्ह को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यदि हमें किसी एक लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट, किसी एक अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक का कोई एक लेटर्स, कोई एक डिजिट या कोई एक विशेष सिंबल्स यदि हमें कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करानी है तो वहाँ पर हम कैरेक्टर डाटा टाइप का प्रयोग करते हैं। यह आमतौर पर आस्की कोड या यूनिक कोड मान के रूप में स्टोर होते हैं। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो कंप्यूटर कोडिंग प्रणाली है। यदि आपको कंप्यूटर कोडिंग प्रणाली सीखनी है तो हमारी इस पर पहले से ही वीडियो बनी हुई है कंप्यूटर कोडिंग, आप वहाँ पर इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आस्की कोडिंग प्रणाली क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलते हैं आगे। साइज आमतौर पर 1 बाइट का स्थान लेती है, यानी कैरेक्टर डाटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में यदि हम बात करें वो कितना स्पेस ग्रहण करती है, तो कंप्यूटर में कैरेक्टर डाटा टाइप 1 बाइट का स्थान लेती है। 1 बाइट मतलब 8 यानी 8 बिट्स होता है। आस्की मान हर कैरेक्टर का एक यूनिक आस्की कोड होता है। जैसे कैपिटल A की बात करें तो आस्की मान इसका होता है 65 और ये इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में होता है। कैपिटल A का 65 है तो कैपिटल B का 66 होगा। तो ये इसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स की गई है। डाटा टाइप्स बाइट, बिट और रेंज। कैर डाटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट लेता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट। और रेंज, ये रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है किसी डाटा टाइप में कितनी छोटी से छोटी और कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, ये निर्धारित करता है रेंज पर। यह रेंज उस डाटा टाइप के साइज, बिट्स और बाइट पर निर्भर करती है। जितनी अधिक ये स्टोर करेगी उसकी रेंज भी उसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जाएगी। रेंज को निकालने का जो तरीका है, रेंज हम यहाँ जो दर्शा रहे हैं वो -128 से लेकर प्लस के 127 तक है। और इसे निकालने का जो फार्मूला है, रेंज कैसे ज्ञात करते हैं, ये 128 से 127 क्या है, तो हम यहाँ इसकी बात करते हैं। यदि माइनस की बात करें तो -2 है और -2 क्या है कि इसकी पावर है n-1। n-1 का मतलब है यानी 2 की पावर n-2, यानी n से मतलब है यहाँ पर इसमें बिट कितनी है, जितनी बिट है वो बिट को दर्शाता है। n कितनी बिट वो स्टोर कर रहा है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और पावर हो जाएगी 7, क्योंकि बिट कितनी है, 1 बाइट है और 1 बाइट में बिट कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 में से यानी 8 है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो पावर 7 हो जाएगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -128। और सॉल्व करने का वही है कि 2 की 2 में 7 बार गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 128 आ जाएगा। 128 कैरेक्टर्स वो माइनस में और 128 वो प्लस में। ये 127 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर 0 भी काउंट होती है प्लस में, तो 0 से लेकर स्टार्ट होता है 127 तक, यानी टोटल इनकी संख्या 128 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम रेंज निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से रेंज निर्धारित की जाती है। प्लस की रेंज के लिए क्या है? प्लस की रेंज के लिए फार्मूला यानी 2 की पावर n-1
और -1, यानी जो आंसर ये आएगा 128 आएगा, और 128 आने के बाद में उसको 1 माइनस कर देंगे तो 127। इस प्रकार से उसकी रेंज को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये कैरेक्टर डाटा टाइप है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है इसमें इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप क्या है? इंट डाटा टाइप एक इंटीजर डाटा टाइप है जिसका उपयोग पूर्णांक यानी होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें दशमलव मान नहीं रख सकते, यानी बिना दशमलव वाली संख्याओं को हमें यूज करना है किसी वेरिएबल की वैल्यू रखने के लिए, तो वहाँ पर हम डाटा टाइप इंट यूज करते हैं, अर्थात इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं। इंट यानी डाटा टाइप इंट है, और इंट डाटा टाइप्स 2 बाइट या 4 बाइट, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पर। कंपाइलर्स, यदि आज का जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, जो लेटेस्ट वो कंपाइलर्स आ रहे हैं, उन कंपाइलर्स के साथ में ये इंटीजर डाटा टाइप 4 बाइट्स ग्रहण करता है, और यदि ओल्ड के पुराने कंपाइलर की बात करें तो वो 2 बाइट का स्थान लेता है। यदि वो 2 बाइट ले रहा है तो उसकी बिट होती है 16, और 16 की बिट के अनुसार रेंज जो आती है -32,768 और प्लस में 32,767 निकल कर आएगी। कि रेंज निकालने का जो फार्मूला जो हमारा वही था कि 2 की पावर n-1, तो n-1 से अर्थ हो गया नहीं कितनी बिट है? 16, n की बिट यानी 16 है, तो यहाँ पर आंसर क्यों क्या आएगा कि 2 की पावर 15, और 2 की पावर 15 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो वो आंसर ये आएगा। ठीक है कि 2 की 2 में 15 बार गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर 32,768 आएगा। और यदि कंपाइलर्स हमारा लेटेस्ट है और 4 बिट स्टोर कर रहा है तो वहाँ 4 बाइट्स ले रहा है, तो बिट कितनी आ जाएंगी? 32 यानी 32 हो जाएंगी, और 32 के आधार पर रेंज निकालेंगे तो वो काफ़ी लेंथी रेंज हो जाती है, काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। नेक्स्ट है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप का उपयोग दशमलव संख्याएं या फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह रियल नंबर्स जैसे 3.14 -0.75 12.5 को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात कह सकते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप उन वास्तविक संख्याओं यानी उन दशमलव संख्याओं को प्रेजेंट करता है जिन संख्याओं में पॉइंट या कहें किसी वेरिएबल का वैल्यू दशमलव संख्याओं में यदि आ रहा है तो वहाँ पर हम फ्लोट डाटा टाइप का यूज करते हैं। फ्लोट डाटा टाइप की बात करें तो फ्लोट डाटा टाइप का जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्थान लेता है वो 4 बाइट लेता है, और 4 बाइट का मतलब है यानी 1 बाइट बराबर 8 होता है, तो 8 चौक 32, तो ये बाइट हो जाती है हमारी 32 बाइट्स हो जाती हैं, यानी 32 बाइट हो जाती हैं। और सटीकता की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें तो ये 6 से 7 डिजिट तक यानी पॉइंट के 6 से 7 पॉइंट तक ये वैल्यू को स्टोर कर सकता है। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी हो जाती है 3.4 × 10 की पावर रेंज हो जाती है, और ये रेंज का जो फार्मूला है वो 2 की पावर माइनस यानी n-1 है। तो n-1 का मतलब हो गया इसको 2 की पावर 31 आएगा ये, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबी संख्या हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने से भी उनके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स पूरे होते हैं, इसमें कोई मार्क्स को कटने की संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से भी रेंज को दर्शा सकते हैं या पूरा निकाल सकते हैं, तो काफ़ी लंबा हो जाता है, और वहाँ स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन में गलती की संभावना हो जाती है। तो उस संभावना को बचने के लिए स्टूडेंट इस प्रकार से इसको रेंज को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप आता है हमारा डबल डाटा टाइप, और डबल का अर्थ होता है दोगुना। तो दोगुने से तात्पर्य है
कि यहाँ जो कंप्यूटर की मेमोरी में फ्लोट 4 बाइट ले रहा है, तो 4 को 2 गुना करके वो 8 बाइट हो जाता है। और 8 बाइट का मतलब है 8 की पावर या 8 में गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो ये 64 हो जाता है। तो 64 बाइट हो जाता है। और ये इसकी आकुर्षी जो है वो सटीकता जो आती है, प्रीसिशंस जो आता है, वो 15 से 16 डिजिट तक हो जाता है। ये दशमलव संख्या के 15 से 16 डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और रेंज की बात करें तो रेंज इसकी रेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल से यानी इसकी रेंज को और भी लॉन्ग कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और ये बढ़ाकर आकार इसका 10 से 12 बाइट्स हो जाता है। और इसकी जो सटीकता आती है वो 18 से 19 डिजिट तक आती है। और रेंज इसकी इस प्रकार से, तो ये इसकी रेंज को इस प्रकार से भी स्टूडेंट दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें जो वो करनी है वो बाइट्स को निकालना है, और बाइट्स को निकालते हैं तो वो उसकी रेंज निकल जाती है। तो ये हमारे क्या है, डाटा टाइप हैं जो सी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप की बात करें तो नेक्स्ट डाटा टाइप वॉइड डाटा टाइप हो जाता है। और वॉइड डाटा टाइप प्रोग्रामिंग में एक विशेष प्रकार का डाटा टाइप है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई फंक्शन या वेरिएबल कोई मान रिटर्न नहीं करता, स्टोर नहीं करता है। यह एक रिक्त अपरिभाषित परिभाषा को दर्शाता है, या कहें ये किसी भी फंक्शंस वेरिएबल्स के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये मूल्यहीन डाटा टाइप है और ये एक हेल्पर के रूप में भी काम करता है। तो ये हमारे क्या थे, डाटा टाइप्स हैं सी भाषा में। नेक्स्ट इसी में चलते हैं आगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कंपाइलर को ये निर्देशित करने के लिए वेरिएबल किस प्रकार का डाटा संग्रहित कर रहा है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रिंटफ सी भाषा में एक आउटपुट फंक्शन है जो किसी मैसेज को मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है जो यूजर से किसी वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड के माध्यम से एक्सेप्ट करता है। तो प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता होती है, और यह मूल रूप से वेरिएबल मान के लिए प्लेस होल्डर का कार्य करता है। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रतिशत चिन्ह यानी परसेंट सिंबल से स्टार्ट होता है और उसके बाद एक करैक्टर होता है, और ये करैक्टर दर्शाता है कि वो किस प्रकार का डाटा टाइप है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है %C। %C से तात्पर्य है कि ये परसेंट का जो सिंबल है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और C से मतलब है ये C यानी करैक्टर डाटा टाइप, यानी यहाँ पर ये करैक्टर डाटा टाइप के साथ प्रयोग किया जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। %D यानी यहाँ परसेंट वही है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्टार्ट कर रहा है, और D यानी डिजिट, यानी ये डिजिट को, संख्याओं को, यानी इंटीजर डाटा टाइप पूर्णांक संख्या जो है उसके साथ में D का प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो C भाषा में किस प्रकार से इसको यूज करेंगे, किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, तो देखने के लिए हम यहाँ एक प्रोग्राम्स तैयार कर देखते हैं कि प्रोग्राम्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम यहाँ पर कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, और कोड ब्लॉक्स में हम प्रोग्राम की कोडिंग्स कर सकते हैं, और साथ में उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रोग्राम्स में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स जो पहले हमने वीडियो में दिखाया था वही प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है। हैज इंक्लूड studio.h void main यानी मेन फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हैज इंक्लूड स्टूडियो यानी हम प्रवेश कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। void main फंक्शंस है,
और मजला कोस्ट स्टार्ट है, तो यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ जो डाटा टाइप है उन डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट डाटा टाइप को कैसे डिक्लेयर किया जाए। तो इंट डाटा टाइप है और कोई भी वेरिएबल्स हमने वेरिएबल ले लिया है x, और x की वैल्यू हमने यहाँ पर 3, ठीक है, कैर डाटा टाइप और कैर डाटा टाइप है, और ch के हमने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम है। और एक जो कैर है वो केवल एक ही कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकता है, सिंबल्स कर सकता है। तो हमने यहाँ पर p वेरिएबल का नाम लिखा है। फ्लोट डाटा टाइप और फ्लोट में हमने वेरिएबल का नाम लिया है y, और y की वैल्यू 7.625 हमने ये वेरिएबल्स की वैल्यू ली है। तो अब यहाँ हम देखें तो ये हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ हमने यूज किए, यानी 3 डाटा टाइप्स एक साथ हमने एक ही प्रोग्राम्स में यहाँ पे लिए हैं। इंट डाटा टाइप है, x वेरिएबल का नाम है, और x की वैल्यू हमने यहीं पर फिक्स कर दी है, यानी 3, तो x इक्वल 3। कैर डाटा टाइप है, ch वेरिएबल का नाम है, और ch की वैल्यू यहाँ पर p हमने फिक्स की है, अभी हम फिक्स की है। और फ्लोट क्या है, एक डाटा टाइप है, और y एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पर 7.625 ली है। तो हम यहाँ इसको प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करें तो हमें यहाँ ये प्रोग्राम्स रन तो हो जाएगा, लेकिन हमें इन जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, जो डाटा टाइप हमने यूज किए हैं, उनको यहाँ पर आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमें इन आउटपुटों को दर्शाने के लिए एक आउटपुट फंक्शन की आवश्यकता होगी। और आउटपुट फंक्शंस क्या है, मोस्टली हमने जो बात की थी यहाँ पर printf डाटा टाइप यूज किया था। तो हम यहाँ पर printf डाटा टाइप से इन्हें प्रदर्शित भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो printf एक मैसेज छोड़ देते हैं, वैल्यू ऑफ a, और यहाँ पर हमें वैल्यू पास करने के लिए, जैसे कि हम अभी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज करना है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %, और हम यहाँ इंट की वैल्यू पास करेंगे, x है तो हम यहाँ x लेंगे, तो x की वैल्यू, x जो वेरिएबल है वो किस प्रकार का है, वो इंट है, और इंट के साथ में %, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कैरेक्टर्स यूज होता है तो d यूज होता है, और कॉमा लगा के मैसेज के बाद में हम यहाँ पास कर देंगे x को, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और अब यदि हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करें तो अब हमें देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से हम सभी प्रकार के वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर्स किए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको कॉपी पेस्ट ही मारते हैं, और वैल्यू ऑफ ch, क्योंकि यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, ch है, और ch किस प्रकार का डाटा टाइप है, वो कैर डाटा टाइप है। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा c आएगा, और यहाँ पर वैल्यू किसकी शो कर रहे हैं, किसको पास करा रहे हैं हम, ch। तो जो वेरिएबल है वही वेरिएबल हमें सेम टू सेम वही पास करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ वेरिएबल्स हम किसकी वैल्यू पास करा रहे हैं, y की वैल्यू, और y का किस प्रकार का वेरिएबल है, उसके साथ में डाटा टाइप कौन सा है, वो फ्लोट है। फ्लोट के साथ में जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो f यूज करते हैं, और यहाँ वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है, तो y को पास कर देंगे। तो हमारा इसे दोबारा से एग्जीक्यूट यानी कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अब इस बार हमें
ये वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ CH यानी P और वैल्यू ऑफ y 7.625 ये दर्शा रहा है। तो ये हमारा क्या है कि हम इस प्रकार से अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज की यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए